इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। राधा और कृष्ण का प्रेम और उसकी पवित्रता को कौन नहीं जानता। सच्चे प्रेम के प्रतीक राधा और कृष्ण के अनगिनत किस्सों में से एक किस्सा है कि राधा जी के आंगन में लगे हुए पारिजात वृक्ष के पुष्प राधा जी के आंगन की बजाय कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मणी के आंगन में झरते थे। बस आज कुछ ऐसी ही स्थिति शेवेंद्र की भी हो रही है। प्रेम में उसका सच्चा प्रेम जिसके पुष्प खिले तो उसके दिल में थे, पर आज वो पुष्प झरने किसी और के आंगन में जा रहे थे। शायद आज शेवेंद्र के मन में आंचल के प्रति वो सच्चा प्रेम ही था जिसने उसे आज इतनी सख्ती व धैर्य दिया था, जिसके कारण वो आज उसे अपने छोटे भाई की पत्नी के रूप में देखने की सारी तैयारियां स्वयं ही कर रहा था। शेवेंद्र ने राघवेंद्र और आंचल के विवाह की सारी जिम्मेदारियां स्वयं ही उठाने का फैसला किया था। हालांकि इसके बीच में उसके मैनेजमेंट कोर्स की परीक्षाएं भी आई, पर उसने अपनी हर एक भावना के साथ ही साथ उन्हें भी दरकिनार कर दिया। शेवेंद्र ने पंडित जी से बात करके विवाह में दोनों पक्षों का खर्चा भी स्वयं ही उठाने के लिए कहा। इस तरह से शेवेंद्र विवाह की तैयारियों में तन मन और धन तीनों रूप से लगा हुआ था। आज हवेली के बगीचों में को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। सजावट इतनी मनमोहक थी कि बगीचे की सुंदरता को दोगुना कर रही थी। आज मुहूर्त के हिसाब से आंचल और राघवेंद्र की हल्दी की रस्म होनी थी। मृणालिनी एक दिन पहले ही शगुन का सारा सामान पंडित जी के घर पर स्वयं देकर आ चुकी थी। आज तो बस आंचल और राघवेंद्र की हल्दी की रस्म होनी थी, जहाँ एक और इन सबसे राघवेंद्र फूला नहीं समा रहा था, वहीं दूसरी ओर आंचल अपनी उलझन में ना चाहते हुए भी और ज़्यादा उलझती जा रही थी। उसे कभी तो अपने मन के किसी कोने में राघवेंद्र के अलावा किसी और की छवि के दिख जाने का डर सता रहा था, तो कभी वो अपने और राघवेंद्र के बचपन के साथी के रिश्ते के जीवन साथी के रिश्ते में बदल जाने की दुविधा से जूझ रही थी। इस वक्त वो अपनी इस ओहापो की स्थिति में एक तो अपने मन की किसी से कह भी नहीं पा रही थी, ना क्योंकि ये बात वो हर किसी से इतनी सहजता से तो नहीं कह सकती थी, और फिर वो अपनी किसी भी सहेली के इतने नज़दीक कभी थी नहीं कि वो किसी से इस तरह की बात कर सके। और इसका भी कारण शायद शेवेंद्र और राघवेंद्र ही थे, क्योंकि बचपन में वो इन्हीं दोनों के सबसे करीब होने की वजह से किसी और के करीब ही नहीं हो पाई। और फिर शेवेंद्र के शहर चले जाने पर राघवेंद्र ने स्वयं ही कभी ये नौबत आने ही नहीं दी। इन दोनों के अलावा आंचल के जीवन में बस एक ही ऐसा शख्स था जिसके कि वो अपने मन की हमेशा साझा किया करते थे, मगर आज वो भी उसके पास नहीं था। और वो था उसका छोटा भाई जयंत, जो कि इस वक्त अपने पुलिस की भर्ती की ट्रेनिंग के चलते यहाँ नहीं था, और अब वो सीधा शादी के दिन ही आने वाला था। आंचल को आज ना जाने क्यों रह कर यही ख्याल बार बार आ रहा था कि जिस हवेली के बगीचे में वो शेवेंद्र के गुड्डे से अपनी गुड़िया का विवाह करती थी, और राघवेंद्र जिस विवाह में दूल्हे के भाई के रूप में शामिल हुआ करता था, आज वो ही राघवेंद्र उसका दूल्हा बनने जा रहा है और शेवेंद्र उसके भाई के रूप में सारे इंतजामात में लगा हुआ है। हल्दी की रस्म का समय हो गया और गांव के कुछ लोग और पास के गांव के भी कुछ समृद्धशाली ठाकुर परिवार, कुछ रिश्तेदार बगीचे में एकत्रित हो गए। शहनाई का मधुर संगीत तो कुछ गाने वाली स्त्रियों के लोकगीत की कर्णप्रिय बोल हवा में चारों ओर गूंजने लगे। तभी पीले रंग के खूबसूरत लहंगे चोली में सजी संवरी आंचल धानी रंग के दुपट्टे को ओढ़कर और उस पर सोने व हीरे से जड़ित गहने पहनकर बगीचे में अपनी कुछ सहेलियों व रिश्तेदारों द्वारा लाई जाती हैं, जिसे देखकर वहां बगीचे में उपस्थित सभी लोगों की नज़र दूध सी रंगत और मासूम से चेहरे वाली आंचल की मनमोही छवि पर टिक जाती है। राघवेंद्र और आंचल को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया जाता है। हालांकि उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी होती है, तो एक और आंचल के पास जहां हल्दी की रस्म लड़की वालों द्वारा की जाती, वहीं दूसरी ओर राघवेंद्र की हल्दी की रस्म लड़के वालों कर रहे होते हैं। राघवेंद्र भी
आज रूप और रुबाऊ में कुछ कम नहीं लग रहा था। आंचल की सहेलियों की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी और उन सबकी हंसी ठिठोली के बीच जब एक बार मुस्कुराती हुई आंचल की नज़र बरबस ही शिवेंद्र से जाकर टकरा जाती है तो शिवेंद्र और आंचल दोनों ही बुरी तरह से झेप जाते हैं और तुरंत ही इस तरह से दूसरी ओर देखने लगते हैं कि जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही ना हो। हल्दी की रस्म गीत संगीत और हंसी खुशी के साथ संपन्न हुई। इस विवाह से जहाँ पंडित जी के बाछे खिली हुई थी, मोही मृणाली इस विवाह की रत्ती भर भी पक्षधर नहीं थी। उसे तो आज अपना इकलौता बेटा एक गरीब ब्राह्मण की कन्या पर न्यौछावर होता हुआ दिखाई दे रहा था, पर वो इस वक्त चाहते हुए भी इस विवाह का सामने से विरोध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था शिवेंद्र। मृणालिनी ना तो उसकी नज़र में गिर के अपनी असली छवि दिखाना चाहती और ना ही उसे नाराज करके अपनी मालकियत गंवाना। मारो मारो इस तेज स्वर के साथ भागती दौड़ती हुई भीड़ से ने आंचल के घर जाते हुए शिवेंद्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शिवेंद्र बस आंचल के घर के सामने ही पहुंचा था कि उसके पैर इस शोर को सुनकर दरवाजे के बाहर ही ठिठक गए। भीड़ के पास आते ही शिवेंद्र ने मुंह पर कालिक फोते गए परमेश्वर फौजी चाचा को पहचान लिया और फिर उसने उन्हें अपना संरक्षण देकर उस बेकाबू भीड़ से भी बचाया। इसके बाद उसने जब उन लोगों से इसका कारण पूछा तो उसे पता चला कि फौजी चाचा की इसमें कोई गलती नहीं, बल्कि गलती थी गांव वालों की अशिक्षा ही व अंधविश्वास की। फौजी चाचा जो कि हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए विविध प्रकार के सामाजिक कार्य व आयोजन करते रहते थे, जैसे कि बालिका शिक्षा तो कभी बाल विवाह को रोकने के प्रति जागरूकता अभियान तथा ऐसे ही अन्य कार्य, तो आज उन्होंने नसबंदी निरोध तथा परिवार नियोजन के अन्य साधनों पर बात की तो गांव के कुछ ही असामाजिक तत्वों ने उन्हें बेशर्म या बेहयाई फैलाने वाला कहकर गांव वालों के बीच उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, और जिसमें उन लोगों ने पिछले हफ्ते फौजी चाचा द्वारा विद्यालयों में सेक्स एजुकेशन की पैरवी करने को मुद्दा बनाया और गांव वाले इस तरह से भड़काए जाने पर बिना सोचे समझे और फौजी चाचा द्वारा किए गए भलाई के पिछले सभी कार्यों को भूलकर उन पर हिंसा करने को आमाद हो गए। अब तक इस शोर को सुनकर आंचल और पंडित जी ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ बाहर दरवाजे पर आ चुके थे। फिर शिवेंद्र ने गांव वालों को शांत करवाते फौजी चाचा द्वारा किए गए भलाई के सभी कार्यों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया और उसने स्वयं गांव वालों को सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी दी व इनकी महत्ता भी समझाई। गांव वालों ने पढ़े लिखे व समझदार शिवेंद्र की तो ना तो सिर्फ बात ही समझी, बल्कि उसकी तारीफ करने के लिए किसी साथ फौजी चाचा से सभी ने मिलकर अपने किए की माफ़ी भी मांगी। शिवेंद्र की बात खत्म होने पर वहां मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात का तालियां बजाकर समर्थन तथा स्वागत किया। इस प्रकरण को निपटाने के बाद शिवेंद्र आंचल के घर में गया और वहां उसने अपने साथ लाई हुई सौगातें तथा मेहंदी पंडित जी को दी, क्योंकि अगले दिन मेहंदी की रात का प्रोग्राम होना था, जिसमें मेहंदी चूंकि लड़के वालों के घर से ही आती है तो शिवेंद्र स्वयं मेहंदी लेकर वहां आया था। अगले दिन मेहंदी की रात तथा महिला संगीत का प्रोग्राम भी था। हल्दी की रस्म की तरह ही हवेली के बगीचे में ही आयोजित किया गया। आंचल जब मेहंदी की रात के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी सहेली सुजाता ने दूर शहर से लाए हुए गजरे की लड़ियां उसे लाकर दी। उन्हें देखती ही आंचल को कल दोपहर में अपनी सहेली से कही हुई अपनी ये बात याद आई कि उसे पूजा की शादी वाली शहर से लाई हुई गजरे की लड़ियां बहुत सुंदर लगी थी, पर उसके लिए भला कौन लड़ियां इतनी दूर से लाएगा, और आज वो लड़ियां उसके सामने थी। तभी उसे उस वक्त वहाँ शिवेंद्र की मौजूदगी का ख्याल आया और वो समझ गई कि ये जरूर उसकी और उसकी सहेली के बीच की बात सुनने के बाद शिवेंद्र ही लाया है। रात के घने अंधेरे में दुल्हन की तरह जगमगाती हुई रोशनी से जगमग हवेली तथा बगीचा दोनों की ही आभा इस वक्त देखते ही बनती थी। आज राघवेंद्र तथा आंचल की मेहंदी की रात थी। फिजाओं में मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू और ढोलक की थाप से पैदा होने वाला मधुर संगीत चारों ओर फैला हुआ था।
तभी इंद्र देवता भी मानो प्रश्नचित्त होकर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के रूप में अपना आशीर्वाद बरसाने लगे। अब बगीचे की मिट्टी की सौंधी खुशबू और मेहंदी की महक ने मिलकर हवा में एक बेहद खूबसूरत माहौल बना दिया था। हर तरफ खुशियाँ नाच रही थी कि तभी राघवेंद्र का एक दोस्त, जिसने की कॉफ़ी शराब पी हुई थी और जो कि कल परमेश्वर फौजी चाचा के प्रकरण में वहाँ मौजूद था, राघवेंद्र के पास आया और उसने उसे जब कल शेवेन के सबके द्वारा तारीफ किए जाने और उसके लिए तालियां बजाने जाने वाले बारे में बताया तो उसे शेवेन की तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद तो उस दोस्त ने कुछ और ऐसी बात कह दी कि जिसने आग में घी का काम कर दिया, और जिसके बाद तो राघवेंद्र की उस दोस्ती ने हाथापाई तक हो गई। उस दोस्त ने कहा, ब्याह तो तेरा हो रहा है आंचल से, पर कल तो उसके ताली बजाने का अंदाज बता रहा था कि हीरो तो उसका तेरा बड़ा भाई ही है, ठाकुर शेवेंद्र प्रताप सिंह। इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अचानक ही वहाँ का माहौल बदल गया, पर शेवेंद्र ने इस वक्त भी आगे बढ़कर सब कुछ संभाला। हालांकि शेवेंद्र का संभालना राघवेंद्र को जरा भी पसंद नहीं आया, पर वो चाहकर भी किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाया। गुस्से के चलते राघवेंद्र की आंखों में जो खून उतर आया था, उसे देखना पंडित जी के साथ ही सार शेवेंद्र के लिए भी एक आश्चर्य ही था। और आंचल तो आज उसके इस रूप को देखकर सहम ही गई। खैर, जैसे तैसे शेवेंद्र के द्वारा माहौल को शांत व सामाजिक कराए जाने के पश्चात मेहंदी की रात और महिला संगीत का प्रोग्राम एक बार फिर से शुरू हुआ। कल राघवेंद्र और आंचल की शादी थी, जिसके लिए अब दोनों पक्षों के लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। कल सुबह आंचल का भाई जयंत भी अपनी पुलिस की भर्ती की ट्रेनिंग पूरी करके आ रहा था। इसके अलावा शेवेंद्र का दोस्त अमृत व उसके जीजा जी और दीदी भी यहाँ कल सुबह ही पहुँच रहे थे। आज की रात में खुद ही इतना नशा है तो फिर भला हम कैसे अछूते रह सकते हैं इससे। क्यों बड़े भैया, बोलिए ना बड़े बड़े भैया। इतना कहकर राघवेंद्र ने एक जोर का ठहाका लगाया। राघव, तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है, चलो अब अपने कमरे में चलो। कहते हुए शेवेंद्र ने शराब के नशे में धुत हुए राघवेंद्र को सहारा देकर बैठक से बैठाया और अब वो उसे उसके कमरे में छोड़ने जा रहा था। बैठक से अपने कमरे तक की दूरी में राघवेंद्र बस शेवेंद्र को बार बार बड़े कहकर हंसता रहा और ठहाके लगाता रहा। शेवेंद्र ने राघवेंद्र को उसके जूते और मोजे अपने हाथों से उतार कर उसके बिस्तर पर लेटाया और फिर वो उसके कमरे की बत्ती बुझाकर बाहर निकल गया। आखिर क्यों भाई, क्यों हम आपको जितना आंचल से दूर करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी अच्छाइयों का नाटक करके उसके दिल में उतनी ही गहरी जगह बना लेते हैं। कैसे करें हम ये किस्सा खत्म, आखिर कैसे? अपने में ही बड़बड़ाता हो राघवेंद्र रात भर बिस्तर पर इधर उधर बस करवटें ही बदलता रहा। शेवेंद्र लेटा आए, आप हमारे उस बेपरवाह और बिगड़ैल साहबजादे को, अब तो उसका विवाह होने वाला, आखिर ये लड़का कब अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। आज देखा आपने उसने किस तरह से अपने उस दोस्त से लड़ाई करके हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, और फिर जिसकी कल शादी हो वो आज की रात नशे में। आप बताइए शिव, क्या ये सब अच्छा लगता है, शोभा देता है हम ठाकुरों को? हाँ, मृणालिनी ने शेवेंद्र को प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए कहा। जी छोटी माँ, बात तो आपकी ठीक है, पर हम सिर्फ इस बात से तो अपने छोटे भाई राघव को पूरी तरह से गैर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। आप देखिएगा शादी के बाद ये कितना जिम्मेदार हो जाएगा, और समझदार तो वो पहले से ही है ना। मुस्कुराते शेवेंद्र ने कहा। शेवेंद्र, अब राघवेंद्र को और उसके गुस्से को शादी तक संभालने की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। हम नहीं चाहते कि अब यहाँ रिश्तेदारों के सामने और कोई तमाशा खड़ा हो। जी छोटी माँ, हम समझ के आप निश्चित रहे, और अब आप आराम करें, रात बहुत हो गई है। शुभ रात्रि छोटी माँ। कहते हुए शेवेंद्र ने भी अपने कमरे में चला गया। सुबह के 4 बज चुके थे और आंचल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार बस आज मेहंदी की रात में राघवेंद्र का किया हुआ गुस्सा और झगड़ा याद आ रहा था, जिसने आज उसके माथे की शिकन बढ़ाने का काम बखूबी कर दिया था। इसके साथ ही आज आंचल ने शेवेंद्र का वो ही
बचपन वाला सरल और समझदार रूप भी देखा था, जो कि राघवेंद्र द्वारा आंचल की नज़र में बनाई गई सेवेन की छवि से बिल्कुल उलट था। आंचल को आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज तक जो उसका दिल सेवेन के बारे में कहता रहा वो सच है, या वो जो उसके दिमाग में आज तक भर गया था, या फिर वो जो आज उसने अपनी आंखों से बरसों बाद देखा है वो सच है और बाकी सब छल। सोचते सोचते आंखों में पूरी रात ना जाने कब कट गई, और फिर सुबह 6 बजे के करीब जब आंचल की आंख हल्की सी झपकी तो उसके सिर पर किसी ने स्पर्श से वो चौंक कर जाग गई। बाबा, आपकी आंखों में आंसू? आंचल ने अपने सामने बैठे हुए बाबा यानी कि पंडित जी की आंखों में झांक कर देखते हुए कहा, नहीं बिटिया, ये आंसू नहीं, मेरी अपार खुशी है जो मेरी आंखों से बनकर बह रही है बिटिया। आज मेरी रानी बिटिया, सचमुच की रानी जो बनने जा रही है। तो कहीं उस हवेली की रानी बनने के बाद अपने इस गरीब बाबा को भूल तो नहीं जाएगी ना बिटिया? आंचल, भूलना मत बिटिया, भूलना मत, कहते हुए बाबा फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने आंचल को कसकर अपने गले से लगा लिया। अब बाप बेटी दोनों ही एक दूसरे का कांधा भिगो रहे थे। आज वो दिन था जिसका राघवेंद्र बरसों से इंतजार कर रहा था, और शायद सेवेन भी, पर इस तरह से नहीं, क्योंकि आज का ये दिन राघवेंद्र का दिन था ना कि शिवेन का। शिवेन ने भी शायद कभी इस दिन का सपना देखा था, पर उसका सपना अब उसका नहीं रहा। अब वो सपने में इसकी कल्पना करना भी अपना मर्यादा का उल्लंघन समझता था, और अब उसने आंचल को पूरी तरह से अपने छोटे भाई की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। पर दिल पर तो किसी का जोर नहीं, तो फिर शिवेन क्या किसी से अलग था? आज आंचल और राघवेंद्र की शादी का दिन है। हर और चहल पहल, रौनक और हंसी खुशी का माहौल था। नौकर चाकर दौड़ दौड़ कर सभी कामों को निपटाने में लगे हुए थे। कहीं चूल्हे की आंच पर दूध खौल रहा था, तो कहीं भट्टी की आंच पर देसी घी की पूरियां, तो कहीं कई कई तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। दूसरे शहर से मुझे मंझे हुए हलवाई बुलाए गए थे, क्योंकि यहाँ देसी पकवान के साथ ही साथ कई प्रकार के पारंपरिक पकवान और चाइनीज़ भी बनाया जा रहा था। सारा मेन्यू शेवेन ने शहर के हिसाब से ही तय किया था। पंडित जी व आंचल अपने सभी रिश्तेदारों के साथ हवेली से पीछे की ओर बने हुए आउट हाउस में पहुंच चुके थे। आंचल के लिए ब्यूटिशियन भी पास के कस्बे से बुलाई गई थी। आंचल के लिए सुनहरे रंग का लहंगा और हीरे जड़ित गहने शहर से ऑर्डर पर बनकर आ चुके थे, और इसके साथ ही साथ राघवेंद्र की धानी रंग की शेरवानी भी वहीं से मंगवाई गई थी। इसके साथ ही बाकी सब परिवार वालों के कपड़े की खरीदारी भी शहर से ही की गई थी। समय पंख लगाकर चिड़िया की तरह फुर्र कब उड़ गया, और इस तरह से सुबह का सूरज कब रात से अर्धचंद्र में बदला, किसी को भी पता नहीं चला। हवेली खचाखच मेहमानों से भर चुकी थी। पास दूर के सभी रिश्तेदार आ चुके थे। मृणाली के रिश्तेदारों के साथ ही साथ स्वर्गीय ठाकुर साहब और ठाकुराइन के रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था। शिवेन ने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। अमृत भी अपने जीजा जी और दीदी के साथ पहुंच चुका था। अमृत की दीदी अपने 3 साल के छोटे बेटे को भी अपने साथ लाई थी। अजय, जय, इतनी देर बाद आए हो तुमने? पहले तो सारे रिश्तेदार आ गए भाई। आंचल ने अपने छोटे भाई जैन से अपने नाराज़गी जताते हुए कहा, अरे बहना, बस ये समझ के तेरी किस्मत अच्छी है जो मेरी ट्रेनिंग 3 दिन पहले ही ख़त्म हो गई, वरना मैं तो तेरी शादी की बात ही आ पाता। जयंत ने अपनी बहन आंचल के पैर छूते हुए कहा, भाई। फिर भाई बहन ने खूब सारी बातें की, मगर आंचल जयंत को भी अपने मन की उलझन नहीं बता पाई। हालांकि वो उससे कहने तो वाली थी, पर जैसे ही जयंत की ट्रेनिंग की बातें और इधर उधर की बातें खत्म हुई, ब्यूटिशियन वहाँ आ गई थी, और आंचल चाहते हुए भी अपने मन की बात अपने भाई जयंत को नहीं कह पाई। आज आंचल बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुनहरा रंग के लहंगे पर हीरे की चमचमाते हुए आभूषण उसकी सुनहरी रंगत को और भी सुनहरा कर रहे थे। कानों में हिलते हुए हीरे जड़ित वाले उसके गोरे गालों को मानो जानबूझकर बार बार चूम रहे थे। चांद की दूधिया चांदनी में नहाई हुई आंचल धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए फूलों से सजे हुए बेहद शानदार मंडप की ओर बढ़ रही थी।
कि तभी उसे देखकर शिवेन का दोस्त अमृत बोला, यार ये वही है ना? कौन कौन वो ही? हड़बड़ाते शिवेन ने पूछा। वो ही जिसकी किताब। इससे आगे अमृत कुछ और बोल पाता उससे पहले शिवेन ने उसे किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, यार अमृत, तूने अभी जो कुछ कहा वो तेरा आखिरी बार था। बस मेरे यार, इससे आगे ना मुझसे कुछ कहना और ना ही कुछ पूछना। इतना कहकर शिवेन अपनी आंखों की नमी को छुपाता हुआ वहां से चला गया। मंडप में आंचल के बैठते वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरें राघवेंद्र को खोजने लगी, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर जब पंडित जी ने मुहूर्त निकल जाने की बात कहकर दूल्हे को जल्दी से बुलाने के लिए बोला तो शिवेन ने राघवेंद्र के दोस्त की ओर इशारा करके उसे बुलाने के लिए कहा तो राघवेंद्र के दोस्त उसे लेने के लिए उसके कमरे में गए और फिर कुछ देर बाद राघवेंद्र को अपने साथ लाए बिना ही वापस मंडप में आ गए। इस पर जब शिवेन ने उनसे राघवेंद्र के साथ न आने का कारण पूछा तो वो कुछ भी ठीक से नहीं बता पाए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि राघवेंद्र अपने कमरे में नहीं है। अब शिवेन स्वयं राघवेंद्र को लेने उसके कमरे में गया, पर वो वहाँ सच में नहीं था। इधर पंडित जी बार बार दूल्हे के बारे में पूछ रहे थे। अब शिवेन का दोस्त अमृत और आंचल का भाई जैन भी हवेली के अंदर पहुँच गए और फिर उन्होंने राघवेंद्र के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है, आज तो तेरा दूल्हा सजने संवरने में बड़ा समय ले रहा है। आंचल की एक सहेली ने उसके एक कान में फुसफुसाकर ठिठोली करते हुए कहा। तभी आंचल की दूसरी सहेली भी बोल पड़ी, समय ले रहा है या फिर नखरे दिखा रहा है? बाप रे, अभी से इतने नखरे! और फिर भैया हो भी क्यों ना, हमारे होने वाले जीजा जी कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही ना, आखिर वो ठाकुर साहब जो ठहरे। इतना कहकर आंचल की सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। सहेलियां हंस रही थी, पर आंचल का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़धड़ाती हुई किसी रेल की तरह धक धक धड़ धड़ भाग रहा था। अपनी धड़कनों को काबू करने का असफल प्रयास करते वो धीरे से मुस्कुरा दी। उधर दूसरी तरफ हवेली के अंदर शिवेंद्र, अमृत और जैन तीनों ने राघवेंद्र के कमरे के साथ ही साथ अन्य कमरे में भी देख ली, पर राघवेंद्र उन दोनों को कहीं भी नहीं मिला। मुहूर्त निकला जा रहा है, जजमान, वर को बुलाइए। इस बार पंडित जी के आग्रह पर मृणाली जी स्वयं हवेली के भीतर चल दी। कहाँ है राघव? शिवेंद्र, बोलिए ना, कहाँ है वो? कहीं उसने फिर से तो कुछ। इसके आगे मृणाली के बोलने से पहले शिवेंद्र बोल पड़ा, नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है शिवेंद्र? आप खुलकर बातें बताते क्यों नहीं? बाहर पंडित जी बार बार वर को बुलाने की बात कर रहे हैं। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और बाहर जमा हुए सारे रिश्तेदार हमें ही देख रहे हैं। फिर कल रात राघवेंद्र ने जो किया उसके बाद तो आप बोलते क्यों नहीं? शिवेंद्र, कहाँ है राघव? हमने उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी ना शिवेंद्र, तो आप क्या? मृणाली ने शिवेंद्र को घूर कर देखते हुए कहा। छोटी माँ, हमने हवेली का हर एक कोना देख लिया, पर राघव हमें कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं मिला का क्या मतलब है शिवेंद्र? मृणाली का गुस्सा चिंता में बदलता दिख रहा था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, रात गहराती गई, पर नतीजा शून्य ही रहा। सभी रिश्तेदारों के बीच खानाफूसी का दौर भी धीरे धीरे थम गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर चले भी गए तो कुछ नतीजे के इंतजार में वहीं रात गुजारने पर आमादा थे। आंचल को हवेली के अंदर ले जाकर एक कमरे में बिठा दिया गया। पंडित जी के सभी रिश्तेदार हाउस आउट में ठहरा दिए गए। सबने अपनी सारी कोशिशें कर ली, पर हर एक संभव जगह राघवेंद्र को ढूंढा गया, पर वो कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला अंतिम फैसला बनकर उभरा। पुलिस स्टेशन में कहकर रिपोर्ट सुबह पर टाल दी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट गुमशुदा होने के 24 घंटे बाद ही लिखी जा सकती है। हालांकि ठाकुर साहब के स्वरूप के चलते पुलिस की टीम हरकत में तो तुरंत ही आ गई। बस कागजी कार्रवाई के लिए निश्चित समय तय कर दिया गया। इसके बाद राघवेंद्र के हर एक दोस्त आसपास के गांव के घरों व रिश्तेदारों में हर जगह पूछताछ तथा खोजबीन की गई, पर सुबह होने तक भी राघवेंद्र का कुछ पता नहीं चला। मालकिन, अब हम लोग, पंडित जी ने बड़ी हिम्मत करके मृणाली के सामने अपने हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहा, पर उनके साथ गले में ही घुट कर रह गए। मृणाली कुछ कहते उससे पहले शिवेंद्र बोला, बाबा, हम आपकी चिंता को भली भांति समझते हैं। आपकी आंचल अब हमारी अमानत है, इस हवेली की इज्जत है। अब और हम अपने जीते जी इस हवेली की इज्जत का
मान हर हाल में रखेंगे, आप निश्चित होकर जाएं। पर आंचल जब तक राघवेंद्र नहीं मिल जाता तब तक यहीं हवेली में उसकी अमानत बनकर रहेगी। और हम आपको वचन देते हैं कि हम आंचल को इस हवेली की बहू बहुत जल्द बनाएंगे। शिवेंद्र की बात सुनकर पंडित जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो शिवेंद्र के पैरों पर झुकने लगे, लेकिन शिवेंद्र ने उन्हें अपने गले लगा लिया। हालांकि मृणाली को शिवेंद्र की ये बात पसंद नहीं आई, पर इस वक्त वह चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पाई। पंडित जी अब आंचल के पास गए और उसे अपनी इज्जत और गांव वालों की बातों का हवाला देकर शिवेंद्र के वचन की बात बताते हुए हवेली में रहकर राघवेंद्र का इंतजार करने के लिए राजी कर लिया। आंचल ना चाहते हुए भी अपने बूढ़े बाबा की इज्जत और उन्हें गांव वालों की तरहदारी की बातों को से बचाने के लिए आग की खातिर चुपचाप उनकी बात और सलाह मान गई। आंचल के भाई जयंत ने भी अपने बाबा के फैसले पर ही अपनी भी मोहर लगा दी। कौन कौन है वहाँ? बिस्तर पर लेटी हुई आंचल ने किसी साये को अपने कमरे की खिड़की से गुजरते हुए देखकर घबराहट स्वर में कहा। कोई जवाब न मिलने पर आंचल काफ़ी हिम्मत बटोर कर खिड़की के पास पहुंची, पर उसने अब खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखा तब वहां कोई नहीं था। इसे अपना वहम समझकर आंचल वापस से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई, पर अब उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो पूरी रात उसी खिड़की पर टकटकी लगाए रही और इस तरह से करवटें बदलते बदलते ही सुबह भी हो गई। छोटी माँ, कुछ तो खा लीजिए, इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शिवेंद्र ने खाने की थाली मृणाली की ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं, हमें भूख नहीं है, कहते मृणाली डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। आज राघवेंद्र को गुमशुदा हुए पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, पर उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस अपना काम पुरजोर तरीके से कर रही है, पर किसी भी उसके हाथ कहीं से कुछ नहीं लगा। हवेली के एक कोने में सन्नाटा और आदमी का सघन कोहरा सा छाया हुआ था। शिवेंद्र जहाँ हर तरफ हाथ पैर मारने में लगा हुआ था, वहीं मृणाली का रो रो कर बुरा हाल है। आंचल भी गुमसुम सी बस अपने कमरे में पड़ी रहती है। वो बस मृणाली को खाना खिलाने के समय ही बाहर निकलती है और फिर ज़बरदस्ती कुछ कोर्स जानबूझकर मृणाली को खिलाने में सफल भी हो जाती है। मृणाली के डाइनिंग टेबल से उठकर जाने के कुछ देर बाद ही आंचल उसके कमरे में खाने की थाली ले जाती है और ये अब उसका रोज का नियम है। आज की रात आंचल ने पलक भी नहीं झपकाए, जैसे कि मानो आज वो किसी का इंतजार कर रही थी, शायद उस साये का। मगर फिर कुछ ही देर बाद आंचल की पलकें भारी होने लगी और तभी उसने किसी की आहट सुनी और इससे पहले वो साया आज उसकी खिड़की के सामने से गुजरता। आंचल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और फिर वो अपने सामने देखकर बुरी तरह से चौंक गई। तुम? हाँ, हम देखने आए थे कि क्या कि शिव, आंचल ने गुस्से से भरकर शिवेंद्र की ओर देखते हुए कहा और फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई। इसके बाद शिवेंद्र भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया और बोला, देखो आंचल, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम यहाँ तुम्हारे कमरे के बाहर किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि तुम्हारी फिक्र के चलते आए थे। देखो आंचल, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। फिक्र या स्वार्थ? आंचल ने अपना सर ऊंचा करते हुए कहा। ये तुम कैसी बात कर रही हो आंचल? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ शिवेंद्र। तुम ही थे ना उस दिन जो मेरे लिए गजरा लाए थे? बोलो ना, तुम ही थे ना? हाँ आंचल, हम ही तुम्हारे लिए वो गजरा लाए थे। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है शिवेंद्र, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है। अब सच सच बोलो शिवेंद्र, तुमने ही राघव को गायब करवाया है ना? बोलो। आंचल शिवेंद्र चीख पड़ा। कुछ देर बाद खुद को बड़ी मुश्किल से सामान्य करते हुए उसने कहा, देखो आंचल, हम नहीं जानते कि तुमने हमारी फ़िक्र और परवाह का क्या मतलब निकाला, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि तुम हमारे छोटे भाई की अमानत हो और हमारे लिए तुम हमेशा वो ही रहोगी। और हम आज तुम्हारे बाबा के साथ साथ तुम्हें भी ये वचन देते कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि अपने भाई को ढूंढकर उससे तुम्हारा विवाह नहीं करवा देते। और हाँ, हम आज की बात तुम्हारे कमरे के आसपास ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास भी नहीं
दिखाई देंगे। इतना कहकर शिवेंद्र अपनी आंखों की नमी को छिपाता हुआ आंचल के कमरे से बाहर निकल गया। शिवेंद्र के जाने के बाद अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए आंचल ने मृणाली को अपने सामने खड़ा हुआ पाया, पर मृणाली उससे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब आंचल नहाकर अपने कमरे में जा रही तो मृणाली ने उसे रोक कर कहा, सुनो, अब तुम इस घर की इज्जत और इज्जत बनकर ही रहो तो अच्छा होगा। आंचल अपनी सफाई में कुछ कह पाते उससे पहले मृणाली वहाँ से चली गई, पर आंचल इसके बाद बस इस बात के बारे में ही सोचती रही। वो सोचती रही कि जिस तरह से कल रात शिवेंद्र को कमरे में निकलता हुआ देखकर छोटी माँ को गलतफहमी हो गई, कहीं उसी तरह वो भी शिवेंद्र के मामले में किसी गलतफहमी के शिकार तो नहीं। समय बढ़ता जा रहा था, पर समस्या का कोई समाधान मिलने की बजाय समस्या जस की तस बनी हुई थी। इस तरफ हाथ पैर मार लेने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। शिवेंद्र का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। मृणाली अब दुख से ज़्यादा रोष से भर चुकी थी। वो अब किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, खासकर आंचल से तो बिल्कुल भी नहीं। पर आंचल उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वो उसे खाना भी खिलाती थी, उसका ध्यान भी बहुत रखती थी, पर मृणाली उससे हर वक्त चिड़ी हुई सी रहती थी। शिवेंद्र भी अब हर वक्त उदास रहने लगा था। वो इस वक्त ना तो मृणाली के सामने कमज़ोर पड़ सकता था और ना ही वो अपने मन की बात अब उस रात के बात से आंचल से ही साझा कर सकता था। शिवेंद्र अब कहीं ना कहीं खुद को इसके लिए दोषी तक समझने लग गया था। वो अब खाना भी ठीक से नहीं खाता था। हिसाब किताब पढ़ाई में भी उसका रुचि जाती ही सी रही, जिसका नतीजा ही कुछ दिनों में उसका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो गया। इन सब के बीच अब आंचल भी बहुत उदास रहने लगी थी। वो भी किसी से अपने मन की कोई बात नहीं कर पाती थी। पंडित जी भी कभी कभार उससे मिलने हवेली आया करते थे। जयंत वापस से ट्रेनिंग पर जा चुका था, हालांकि उसकी ट्रेनिंग खत्म होकर अब उसे पोस्टिंग मिलने वाली थी। आज रात आंचल ने फिर से किसी साय को हवेली में महसूस किया, पर इस बार वो ना तो अपनी जगह से हिली और ना ही उसने उसे देखने की कोशिश की। समय तो बहुत हो गया मालिक, पंडित जी ने कहा। बाबा, आपसे कितनी बार कहा कि आप हमें मालिक ना कहें। शिवेंद्र ने नम्रता के साथ पंडित जी से कहा। जैसे जी बेटा कहते हुए पंडित जी ने एक बार फिर से अपने हाथ जोड़ लिए। बाबा, अब हम स्वयं अपने भाई राघवेंद्र को ढूंढने जाएंगे। अब हम पुलिस के भरोसे और हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। कहते हुए शिवेंद्र हवेली से बाहर निकल गया और पंडित जी आंचल से मिलने उसके कमरे में चले गए। बिटिया, तेरे भाई की पोस्टिंग यहीं पास के कस्बे के थाने में मिली है और वो कल गांव आ रहा है। मैं बस तुझे यही बताने के लिए आया था। इतना कहकर पंडित जी जैसे ही जाने को मुड़े, आंचल ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे लिपट कर रोने लगी। तू ठीक तो है ना बिटिया? पंडित जी ने आंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। वो बस जयंत की खुशखबरी सुनी तो आंख भर आई। आंचल ने अपने आंसू पोंछकर खुद को सामान्य करते हुए कहा। शिवेंद्र गांव में घूम घूम कर राघवेंद्र के हर एक दोस्त से मिला और उससे राघवेंद्र के बारे में पूछताछ भी की। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से आसपास के गांव और कस्बों में भी गया, मगर उसे कहीं भी राघवेंद्र के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर थक हार कर वो घर वापस आ गया। रास्ते में भारी बारिश से सामना होने के कारण वो तरबदर होकर भीग चुका था। आंचल ने जब उसे भीगे हुए देखा तो उसने उसे पोंछने के लिए तौलिया देना चाहा, पर शिवेंद्र ने आंचल को नज़रअंदाज कर दिया और फिर वहां अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद आंचल ने नौकरे के हाथों से शिवेंद्र के लिए खाना भिजवाया तो उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। आंचल शिवेंद्र के अपने प्रति नाराज़गी भी समझती थी और उसकी चिंता का भी पता था उसे, पर इस हालत में शिवेंद्र को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो तुरंत ही शिवेंद्र के कमरे में गई। नाराज़गी मुझ पर दिखाओ, खाने पर नहीं, आंचल ने कहा। पर जब शिवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपने बिस्तर पर लेटे हुए शिवेंद्र को ध्यान से देखा, जो कि बदहवास सा लेटा हुआ था। उसके कपड़ों में से पानी अब भी टपक रहा था। फिर आंचल ने उसके माथे को छू कर देखा तो बुरी तरह से तप रहा था। शिवेंद्र को बहुत तेज बुखार था। अब आंचल ने नौकरों की मदद से उसे के कपड़े बदलवाए तथा फिर थर्मामीटर से उसका बुखार नापा, जो कि 104 डिग्री था।
फिर आंचल ने उसे जबरदस्ती थोड़ा सा दलिया खिलाकर बुखार की दवा दी और फिर वो सारी रात उसके सिरहाने बैठकर उसके माथे पर पानी की ठंडी पट्टियाँ रखती रही। रात के करीब 6:30 आंचल ने फिर से किसी साय को महसूस किया और इस बार उसने झटके से उसका उठकर उसका पीछा करना चाहा, पर वो बिजली की फुर्ती से गायब हो गया। सुबह तक सेवेन का बुखार तो उतर गया, पर कमजोरी से बहुत ज़्यादा आ गई थी। जब आंचल ने सुबह उसे नाश्ता कराना चाहा तो उसने एक बार फिर से उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर वो तुरंत ही नौकर को उसे नाश्ता कराने की बात कहकर अपने कमरे में चली गई। कल रात जब हम आए तो हमारे कपड़े वगैरह क्या आपने बदले काका? शिवेन ने अपने पुराने मुलाजिम से पूछा, जिस पर उसे यह मालूम हुआ कि किस तरह कल की रात आंचल ने उसकी सेवा करते हुए उसके कमरे में गुजारी है। अब पश्चाताप से भरकर शिवेन तुरंत ही आंचल के कमरे में गया और उसने अपना नाश्ता भी वहीं लगवाने के लिए कहा। आंचल, हम इसके आगे शिवेन कुछ बोल पाता उससे पहले आंचल बोली, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और जो कल रात मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था। अब हम भी तो इस हवेली का हिस्सा है ना, और आप हमारे होने वाले पति के बड़े भाई। इसके बाद आंचल ने नौकर को नाश्ता डाइनिंग टेबल पर ही लगाने के लिए कहा और स्वयं वो मृणाली को बुलाने के लिए उसके कमरे में चली गई। आर राघवेन को गुमशुदा हुआ पूरा 1 महीना बीत चुका था और इस बीच शिवेन के द्वारा उसे ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया, पर असफलता के सिवा उसके हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा था। इस दौरान शिवेन के बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उसकी पढ़ाई भी छूट गई और अभी फिलहाल वो मानसिक तनाव के चलते पढ़ाई करना भी नहीं चाहता था। उसे तो बस हर पल अपने भाई को ढूंढने और आंचल को दिए वचन का ही बस ख्याल था। हवेली के हिसाब किताब का सारा काम काज फिलहाल मुंशी जी ही देख रहे थे, क्योंकि इस काम में भी शिवेन को अब रुचि नहीं रह गई थी। वो बस हर वक्त राघवेन को ढूंढने की भागदौड़ में ही लगा रहता था। हर दिन थाने का चक्कर लगाता तो जैसे उसकी दिनचर्या में ही शामिल हो गया था। इस बीच वो पुलिस के कई बड़े आला अधिकारियों से भी इस सिलसिले में मिलता रहता था, पर इतने पर भी राघवेन की कहीं से कोई भी खबर किसी के भी हाथ नहीं लगी थी। अब आंचल का भाई जैन भी पास के कस्बे में पोस्टिंग पाकर पुलिस वाला बन चुका था और उसने भी इस सिलसिले में अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया था। मालकिन, हमारी बिटिया का ब्याह है मालकिन, और हमारे बेटवा को पेट में अल्सर बताओ है। डॉक्टर बाबू ने हमें कर्जा दे दो मालकिन, कर्जा दे दो, कहते हुए उस एक हरे बदन के सवाली रंगत वाले आदमी के आंसू बहने लगे। दीनू, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पुराना कर्जा और सूद मिलाकर कितना होता है? पहले उसे चुकाने का सोचो, उसके बाद बिटिया के ब्याह की चिंता करना। मिलाने की इस गरजती हुई आवाज़ से वो गरीब सहम गया, मगर उसकी हिम्मत आज शायद बहुत अच्छी थी कि शिवेन उसी समय किस्मत बहुत अच्छी थी कि शिवेन उसी समय वहाँ से गुजरा और उसने उन दोनों की बीच की बात सुन ली। अरे दीनू काका, आप मालिक, वो आदमी शिवेन को देखकर करुण स्वर में बोल उठा। मुंशी काका, दीनू काका को कि जितने भी रुपयों की ज़रूरत है आप इन्हें दे दें, और दीनू काका, इसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ काका, हम अपनी बहन की शादी में ज़रूर आएंगे। इतना कहकर शिवेन वहाँ से चला गया और वो गरीब आदमी शिवेन को अपनी नम आँखों से भर भर कर दुआएं और आशीर्वाद देने लगा। दूर खड़ी आंचल यह सब कुछ देख व सुन रही थी। आज उसे फिर से एक बार अपने बचपन का शिवेन नजर आया था, वो ही सबकी मदद करने वाला और सबके बारे में सोचने वाला शिवेन। यही सोचकर आंचल मुस्कुरा दी, मगर वहीं दूसरी ओर शिवेन के इस व्यवहार से मृणाली का खून चल गया और वो घायल शेरनी सी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। आंचल को अब यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था और अब वो धीरे धीरे शिवेन को बहुत अच्छी तरह से समझने लगी थी, और उसके दिमाग में जो छवि शिवेन की बनाई गई थी, शिवेन उसके बिल्कुल विपरीत था। ये बात भी अब आंचल की समझ में बहुत अच्छी तरह से आ चुकी थी, मगर राघवेन ने हमेशा शिवेन का कुछ और ही रूप उसे क्यों दिखाना चाहा, ये बात अभी भी उसके समझ से परे थी। वो बार बार यही सोचती कि राघवेन उसे बताता था कि शिवेन के गांव के लोग पसंद नापसंद हैं, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो आज भी बिल्कुल अपने बचपन की तरह हम सब गांव वालों को अपना मानता है। तो फिर राघवेन ने ऐसा क्यों कहा?
विचारों के स्वर में फंसी हुई आंचल की आंखों से नींद आज भी गायब थी। वो विचार मग्न थी कि तभी एक जोर की पत्थर गिरने जैसी आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और फिर उसने चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे वहाँ ज़मीन पर एक कागज़ में लिपटा हुआ एक पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बाद उसने उस कागज़ के टुकड़े को खोलकर पढ़ा तो मानो उसके होश ही उड़ गए हों। शिवेंद्र, ठहरो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बाहर जाते शिवेंद्र को रोककर मृणाली ने उससे कहा, जी छोटी माँ, बताइए क्या बात है? शिवेंद्र ने पूछा। शिवेंद्र, आपने आंचल को यहाँ इस हवेली में इज्जत के तौर पर रखा था ना, तो सिर्फ वो इज्जत बरकरार रहे, इसकी जिम्मेदारी भी अब आपकी ही बनती है। क्या हुआ है छोटी माँ? क्या आंचल ने आपसे कुछ कहा? शिवेंद्र ने मृणाली की आंखों में देखते उससे पूछा। देखिए शिव, हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, पर आंचल को कल देर रात हमने कहीं बाहर जाते हुए जरूर देखा था। मृणाली ने कहा। जी छोटी माँ, हम आंचल से इस बारे में जरूर बात करेंगे। कहता हुआ शिवेंद्र आंचल के कमरे की ओर मुड़ गया। आंचल के कमरे में पहुंचकर शिवेंद्र ने आंचल से कहा, देखो आंचल, हम नहीं जानते कि तुम कल रात कहाँ और क्यों गई थी, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि तुम ऐसा कोई भी काम कभी भी नहीं करोगी जिससे किस हवेली की मान और मर्यादा पर कोई भी आँच आए। बस हमें तुमसे इतना ही कहना था। आंचल चुपचाप खड़ी रहकर शिवेंद्र की बातें सुनती रही। उसने उसकी बात का ना तो कोई विरोध किया और ना ही कोई उत्तर ही दिया। शिवेंद्र के जाने के बाद आंचल बहुत देर तक उसी जगह पर खड़ी रही जहाँ की शिवेंद्र उसे छोड़ कर गया था। आंचल को मानो कोई चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। आंचल ने आज का सारा दिन और सारी रात बस सोच के सागर में गोते लगाते हुए बिताई। वो ना जाने किस उलझन में थी कि उसने आज ना तो मृणाली को खाना ही पूछा और ना ही खुद ही खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। और दूसरी तरफ मृणाली आज आंचल के बाहर न आने से अपनी चाल पर मन ही मन खुशी से मना रही थी। आखिर हवेली में चल क्या रहा था? अगले दिन सुबह होती आंचल मृणाली की अनुमति लेकर अपने बाबा से मिलने उनके घर गई। वहां जाकर उसने अपने बाबा और अपने भाई जयंत के बारे में पूछा कि थाने के लिए निकल चुका था, तो आंचल अपने बाबा से भाई जयंत को उससे मिलने के लिए हवेली भेजने की बात कहकर कुछ ही देर में उल्टे पांव वापस हवेली लौट आई। आज की रात भी उसने ना जाने किस सोच में गुजारी। अगले दिन सुबह जब शिवेंद्र और मृणाली नाश्ते के लिए बैठे तो आंचल ने मृणाली से ये कहते हुए माफ़ी मांगी कि उसे दिन रात को अपनी एक सहेली की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उससे मिलने अचानक चली गई थी और जल्दबाजी में वो उनकी अनुमति लेना भी भूल गई थी। और आंचल ने मृणाली से यह भी कहा था कि अब आगे से वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि उसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो और इस घर की मान मर्यादा पर भी कोई आँच ना आए। आंचल की बात सुनकर शिवेंद्र ने आंचल को मुस्कुरा कर देखा, जिस पर आंचल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मृणाली ने यह सब देख रही थी। आंचल के व्यवहार ऐसा लग रहा था कि मानो अपने व्यवहार से किसी को कुछ साबित करना चाहती है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो इतनी परेशान क्यों थी? मगर इसके साथ ही साथ वो ऊपर से अपने आप को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो लोग नाश्ता ही कर रहे थे, तभी आंचल का भाई जयंत उससे मिलने आ गया और फिर कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद जयंत आंचल के साथ उसके कमरे में चला गया। अपने भाई जयंत को सारी बात बताने और उससे सलाह मशवरा करने के बाद आंचल को कुछ सुकून तो जरूर आया, पर वो आज भी किसी उलझन में उलझी हुई थी। और फिर जयंत के जाने के बाद आंचल उस रात के बारे में सोचने लगी कि उस कागज़ के टुकड़े को पढ़ते ही कैसे उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई और वो आधी रात के अंधेरे में हवेली से बाहर उस कागज़ पर लिखे हुए पते पर गई थी। और वहाँ उसे राघवेंद्र का दोस्त मुरली मिला, जो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक बेहद अजीब और सुनसान रास्ते से होता हुआ वहाँ से ले गया जहाँ उसे राघवेंद्र मिला। राघवेंद्र के दोस्त मुरली ने रास्ते में जो कुछ भी बताया उस पर विश्वास करना आंचल के लिए बहुत ही कठिन था, पर जब वो ही सारी बातें उसे राघवेंद्र के मुंह से सुनी तो उसने राघवेंद्र की जो हालत देखी उसकी बाद उसे उसकी बातों पर ना चाहते हुए विश्वास करना पड़ा। राघवेंद्र ने आंचल को बताया कि किस तरह शादी वाली रात उसे कुछ गुंडे ने उसके कमरे से अगवा कर लिया था और फिर वो लोग उसे बेहोश करके कहीं ले गए जहां वो पिछले 1 महीने से कैद था। और वो लोग तो उसकी जान लेने वाले थे, पर आंचल के सच्चे प्रेम
और तपस्या ने आज उसे उस कैद से भागने में सफलता दिलाई और वो अब अपने दोस्त मुरली की सहायता से यहाँ आ गया है। आंचल के ये कहने पर कि वो यहाँ रहने की बजाय हवेली में क्यों नहीं आया, पर वो जो उत्तर राघवेंद्र ने आंचल को मिला उसने आंचल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। राघवेंद्र ने इस सब के पीछे शिवेंद्र का हाथ बताया और उसने ये भी बताया कि उसने खुद एक शिवेंद्र को उन गुंडों से इस पूरी साजिश के बारे में बात करते हुए सुना था और अब वो गवाह के तौर पर अपने दोस्त मुरली को पेश करेगा, मगर उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो अभी हवेली नहीं आ सकता। अब वो आंचल से उसके भाई जैन की मदद चाहता है जो कि पुलिस में है, और इस तरह से वो अपने गुनहगारों को सजा दिलवाने की योजना बना रहा है, जिसमें आज से आंचल भी उसके साथ है। आंचल ने भी सब कुछ जानने के बाद राघवेंद्र का साथ देने का फैसला किया और फिर वो वहाँ से सुबह होने से पहले ही मुरली के साथ वापस हवेली लौट आई। आज का सारा दिन और पूरी रात भी आंचल ने सोच के सागर में गोते लगाते हुए गुजारी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर अचानक उसके दिमाग में एक उपाय बिजली की तेजी से कौंधा और अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। अब उसे इंतज़ार था तो बस सुबह का, और फिर कुछ घंटे बाद उसका वो इंतज़ार खत्म हो गया। सुबह हो चुकी थी। आंचल अपने कमरे से निकलकर सीधे शिवेंद्र के पास गई। उसने शिवेंद्र के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और फिर जब शिवेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो आंचल ने उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए कहा, जिस पर शिवेंद्र ने उसे अपने कमरे में अंदर आने के लिए कहा। आंचल शिवेंद्र के कमरे के अंदर चली गई और फिर शिवेंद्र के इशारे पर वो एक कुर्सी पर बैठ गया और शिवेंद्र भी उसके सामने बैठ गया। परसों मेरा जन्मदिन है, आंचल ने कहा। हाँ, हमें पता है, हमारा मतलब कि शिवेंद्र कहते कहते रुक गया और फिर वो बात बदलते हुए बोला, तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? आंचल ने कहा, शिव, परसों मेरा जन्मदिन है और तुम ही तो कहते हो कि अब मैं इस घर की इज्जत हूँ, तो क्या इस घर की इज्जत का तुम जन्मदिन नहीं मनाओगे? इस हवेली की होने वाली बहू का जन्मदिन। आज बहुत दिनों बाद आंचल के मुंह से अपने लिए यूं बेतकल्लुफ़ी से शिव का नाम संबोधन सुनकर शिवेंद्र हालांकि बहुत खुश हुआ, पर इस वक्त इस तरह की परिस्थितियों में आंचल का यूं अपना जन्मदिन मनाने की बात कहना उसे बहुत अटपटा लगा। पर वो इतने दिनों से गुमसुम रहने वाली आंचल के आज अचानक बोलने पर उसकी आग्रह को मना भी नहीं करना चाहता था, तो वो कुछ देर ठहर कर बोला, ज़रूर मनाएंगे आंचल, ज़रूर। इतना कहकर शिवेंद्र ने आंचल को मुस्कुरा कर देखा और फिर आंचल अपने कमरे में आ गई। शिवेंद्र ने मृणाली को भी किसी तरह से आंचल का जन्मदिन मनाने की बात पर राजी कर लिया। अब शिवेंद्र आंचल के जन्मदिन की तैयारियों में लग गया। आंचल आज फिर से अपने बाबा के घर गई। वहाँ उसने जयंत से अकेले में कुछ बात की और फिर अपने बाबा को अपने जन्मदिन के समारोह में आने का निमंत्रण दिया, जिस पर पंडित जी बोले कि बिटिया, ऐसे क्या अच्छा लगता है, अभी इस राघवेंद्र बाबू का कुछ भी पता नहीं चला है और तू ये जन्मदिन मनाने की बात कर रही है। बाबा, आपको अपनी बिटिया पर विश्वास तो है ना? आंचल ने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मेरी रानी, पूरा विश्वास है मुझे तुझ पर, कहते हुए पंडित जी ने आंचल के सिर पर अपना हाथ रख दिया। तो बस फिर बाबा, कल आप जयंत के साथ शाम को 7 बजे हवेली पहुंच जाइएगा, बस कहकर आंचल वहां से वापस हवेली आ गई। आंचल के इस जन्मदिन की पार्टी में उसने शिवेंद्र और अमृत और उसके जीजा जी व दीदी को बुलाने का भी आग्रह किया और उसके साथ ही साथ उसने शिवेंद्र को अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाने के लिए भी कहा। जन्मदिन की इस पार्टी में जैन के साथ साथ पुलिस के और कई बड़े आला अधिकारियों को भी बुलवाया गया। आखिरकार वो शाम भी आ गई जिसका आंचल को बेसब्री से इंतजार था। सारी तैयारियां बहुत ही शानदार तरीके से की गई थी। इंतजाम देखकर लगता था कि करने वाला का कोई असर नहीं छोड़ना चाहता था और वो करने वाला कोई और नहीं, शिवेंद्र ही था। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और आंचल भी हल्के रंग की साड़ी में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। सारा माहौल इत्र की सुगंध से सुगंधित हो रहा था। रंग बिरंगी महकी पोशाकों में सजे हुए सभी मेहमान एकत्रित हो चुके थे। मृणाली भी बेमन तैयार होकर आ चुकी थी।
शिवेंद्र गहरे नीले रंग के कुर्ते पैजामे में तैयार होकर सभी मेहमानों का स्वागत करने में लगा हुआ था। पर इस विषम परिस्थितियों में दी गई इस आलीशान पार्टी का प्रयोजन हर किसी की समझ से परे था। जगमगाती रोशनियों के बीच एक और स्टेज सजा हुआ था, जिस पर एक लड़का और लड़की गीत संगीत के प्रोग्राम की प्रस्तुति कर रहे थे। उस लड़की ने एक गाना जैसे ही खत्म हुआ, आंचल ने उसके हाथ से माइक ले लिया और उसने माइक पर बोलना शुरू किया। यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं आप सबका मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सबसे बड़ा वाला शुक्रिया छोटी माँ का अदा करती हूँ, जिन्होंने अपने इतना बड़ा महान दुख और परेशानी भुलाकर मेरी खुशी में शामिल होने पर मुझ पर एहसान किया। शुक्रिया छोटी माँ। आज आप सब मेरे लिए तरह तरह के तोहफे लाए हैं, पर मैं आज खुद को एक तोहफा देना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि आप लोग शांति व सहयोग बनाए रखें, क्योंकि अभी कुछ देर के लिए यहाँ की सारी बत्तियाँ बुझ जाएंगी और फिर बत्ती चलते ही मेरा तोहफा आप सबके सामने यहाँ मेरे पास स्टेज पर होगा। इसके बाद आंचल ने कि एक इशारे पर ही वहाँ की सभी बत्तियाँ बुझ गई और फिर बत्तियाँ जलते ही स्टेज पर आंचल के ठीक बगल ही कोई शख्स आकर खड़ा हो गया, जो कि अभी भी अंधेरे में था, क्योंकि स्टेज की बत्तियाँ अभी भी बुझी हुई थी। हर तरफ कानाफूसी का दौर हर तरफ कानाफूसी का दौर चल पड़ा कि तभी स्टेज की बत्तियाँ जल उठी और स्टेज पर निगाह पड़ते ही हर एक शख्स चौंक पड़ा, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी। स्टेज पर आंचल के बगल में कोई और नहीं, राघवेंद्र खड़ा था। वो चेहरे पर सेहत से कुछ कमज़ोर लग रहा था और उसने हल्के पीले रंग की टी शर्ट व काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसे देखकर सभी एक साथ कहा राघवेंद्र, और फिर लोगों की बातें शुरू हो गई। शोर सा मचता हुआ देख आंचल ने सबको शांत रहने के लिए कहा। अब तक मृणाली स्टेज पर राघवेंद्र के पास आ चुकी थी। शिवेंद्र अभी भी रिश्तेदारों के बीच खड़ा हुआ अचानक इस वाक़ये को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी आंचल ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया। उसने शादी वाली रात अब तक की घटना को सिलसिलेवार तरीके से सबको बताया। वह समझाया कि राघवेंद्र ने उसे बताया था कि बिल्कुल वैसा ही बोल रही थी कि कैसे शिवेंद्र ने आंचल को पाने की खातिर ये सब षड्यंत्र रचाया और उसका इरादा तो राघवेंद्र को मौत की घाट उतारने का था। पर इससे पहले कि शिवेंद्र ये अनहोनी कर पाता, राघवेंद्र उसकी कैद से भाग निकला। आंचल की यह बात शिवेंद्र कुछ भी कह या सुन पाता, उससे पहले पुलिस का एक अफसर उसे दबोचने के लिए उसकी ओर बढ़ा और उसे हथकड़ी पहनाता या उससे कुछ कहता। तब तक उसे देखकर आंचल बोल पड़ी, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो इस षड्यंत्र पर से पर्दा उठाना बस मैंने शुरू ही किया है। पहले जरा आप अब इन संगीन। कहते हुए आंचल ने बगीचों के ऊपर दीवारों पर लगे हुए 3 बड़े बड़े टेलीविज़न का रिमोट एक एक करके बारी बारी से दबाकर टेलीविज़न चालू कर दिया। अब प्रत्येक टेलीविज़न पर एक ही सीन एक साथ चल रहा था। टेलीविज़न पर जो चल रहा था उसे देखकर सभी सत्ते में आ गए। उसमें मृणाली और राघवेंद्र दिखाई दे रहे थे। वो कोई फिल्म नहीं बल्कि किसी मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग थी, जिसका खुलासा स्वयं आंचल ने किया। उस रिकॉर्डिंग में मृणाली और राघवेंद्र एक दूसरे के गले मिल रहे थे और मृणाली राघवेंद्र को अभी कुछ दिन और छिप कर रहने के लिए कह रही थी। बेटा, अभी कुछ दिन आप और धैर्य रखें। आपको पता है कि हम भी इस जाहिल गांव वालों की नज़रों में उस काली कलूटी कुसुमलता से ऊपर उठना चाहते थे, पर हम ऐसा कभी नहीं कर पाए और इसलिए हमने उस कुसुमलता और उससे सच्चा प्रेम करने वाले उस पागल ठाकुर को बहुत ऊपर उठा दिया। सबसे ऊपर कहकर मृणाली ने एक जोर का ठहाका लगाया। मगर हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अब आप देखिए कैसे हम आंचल की नज़र में हीरो बने उस शिवेंद्र को जीरो बनाते। कितनी मेहनत से आपने इतने सालों में उस शिवेंद्र की छवि को ख़राब किया है और वो आज सबकी नज़र में महान बना घूम रहा है। इस दौलत और हवेली को इतने सालों तक संभाला हमने और वो इसे कितनी आसानी से उन भूखे नंगे जाहिल गांव वालों पर लुटा रहा है। बस अब और नहीं,
हमारी यह चाल और उन चारों खाने चित्त, मृणाली कहते हुए कुटिलता से मुस्कुराई। अब टीवी अपने आप बंद हो चुका था। कोई भी कुछ कहता उससे पहले ही आंचल ने माइक पर बोलना शुरू कर दिया। उस रात जब मैं शिव के कमरे में उसके सिर पर पट्टियां रख रही थी कि तभी आंचल बोल ही रही थी। उसे अपने बगल में हरकत होती हुई महसूस हुई और वो कुछ समझ पाते उससे पहले जयंत और पुलिस के कुछ सिपाहियों ने स्टेज पर आकर राघवेंद्र और मृणाली को घेर लिया। अब आंचल ने पुनः बोलना शुरू किया। हाँ, तो उस रात जब मैंने वो साया देखा तो मैं समझ गई कि मैं जिसे शिवेन समझती थी वो शिवेन नहीं बल्कि कोई और ही था। इसके अलावा उस रात मुझे ये भी पता चला कि वो शायद छोटी माँ के कमरे की तरफ से आया था। फिर उस रात के बाद मैंने अगली 2 रातें उसका इंतज़ार किया। फिर तीसरी रात को मुझे सफलता मिली। मैं छोटी माँ के कमरे के बाहर से छिप कर देख रही थी कि वहाँ तभी राघवेंद्र आ गया और फिर मैंने अपने मोबाइल से इन दोनों का ये वीडियो बनाया। इसके बाद मैंने यह तय किया कि मैं यहाँ सब कुछ शिव को बता दूंगी। पर उसके बाद मुझे ये पत्थर के टुकड़े में लिपटा हुआ राघवेंद्र का संदेशा मिला और फिर मैं इससे मिलने इसके दोस्त मुरली के साथ गई, जहाँ इसने मुझे ये झूठी कहानी सुनाई जो मैंने अभी अभी आप सबको सुनाई। फिर जब मैंने इस बारे में जयंत को बताया तो उसने मुझसे कहा कि जो लोग किसी को जलाकर मार सकते हैं और जो इंसान खुद को अगवा करने का नाटक कर सकता है, तो सोचो कि उन लोगों को। मुझे जयंत की बात ठीक लगी और फिर उसने ही मुझसे कहा कि मुझे इनका पर्दाफाश किसी समारोह में सबके सामने करना चाहिए जहाँ की पुलिस भी मौजूद हो और ये दुष्ट माँ बेटे फिर से कोई चाल न चल पाए। फिर मैंने अपने भाई जयंत की बात मानकर इस जन्मदिन का पार्टी की योजना बनाई। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि सिर्फ इस विषम परिस्थितियों में मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगे, पर उन्होंने मेरी बात तुरंत ही मान ली। हालांकि मैंने फिर ये भी सोच लिया था कि अगर सिर्फ इस पार्टी के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर इसकी नौबत नहीं है। और रही बात छोटी माँ की, तो उन्हें तो मानना ही था, क्योंकि उनके अनुसार तो ये योजना मेरी और उनके बेटे राघवेंद्र की थी और अब सब कुछ आपके सामने है। नहीं बिटिया, सब कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इन पापियों का पाप। दूर खड़े मुंशी जी ने स्टेज की तरफ आते हुए कहा। मुंशी जी तेज कदमों से चलते हुए स्टेज पर चढ़ गए और फिर आंचल ने उन्हें माइक दे दिया। मुंशी जी के हाव भाव को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आज अपनी बरसों की भड़ास निकालने के लिए आतुर थे। उन्होंने अब बोलना शुरू किया। बिटिया, मैं तो इन माँ बेटे की हरकतों को शुरू से ही समझता था, खास करके इस मृणाली की हरकतों को, मगर वो सीधी सादी देवी जैसी मालकिन इस औरत की चालों को नहीं समझ पाई। मैंने कितनी बार ठकुराइन को इसकी बुरी नीयत के बारे में आगाह करना चाहा, पर उनकी अच्छाइयों के आगे मैं छोटा मुँह बड़ी बात सा कभी इस मृणाली के मन का मैल उन्हें नहीं दिखा पाया। फिर जब एक बार मैंने इस बदचलन औरत को ठाकुर साहब को ज़बरदस्ती अपने साथ छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म थी, पर उस वक्त हमारे देवता समान ठाकुर साहब ने इसे बुरी तरह से झिड़क दिया और वो या मैं ये बात ठकुराइन को बता पाते उससे पहले तो इस चुड़ैल ने उन दोनों को ही जान ले ली। कहते मुंशी जी रोने लगे और फिर कुछ देर ठहर कर उन्होंने फिर से बोलना शुरू। इसके बाद इस औरत ने हिसाब किताब में हेर फेर और इन गरीब वालों का खून चूसना शुरू कर दिया, और मैं इस डर से कि कहीं ये छोटे ठाकुर को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे, सब कुछ जानते हुए भी ना कुछ कह पाया और ना ही कुछ कर पाया। दौलत के लालच में अंधी हुई इस औरत ने उस वकील के साथ नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लिए और इस हवेली की मालकिन बन बैठी। यहाँ तक कि मालकिन के नाम की जगह इसने हवेली के द्वार पर अपना नाम भी लिखवा लिया। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना मत, इन कातिलों को छोड़ना मत, गुस्से से भरकर मुंशी जी बोले। इसके बाद पुलिस के एक अफसर ने उन दोनों माँ बेटे को हथकड़ी पहनाई और उन्हें अपने साथ ले गए। वहाँ से जाते हुए मृणाली जहाँ फुफकार रही थी वहीं राघवेंद्र कहता जा रहा था कि देख लूँगा तुझे साले, और आंचल तू हमारी है हमारी। भीड़ में मौजूद हर एक शख्स आंचल की तारीफ कर रहा था। शिवेन ने आंखों ही आंखों में आंचल का धन्यवाद किया
और शिवेन के दोस्त अमृत ने उसे गले से लगा लिया। अमृत की बहन और जीजा जी ने शिवेन को घेर लिया। सब शिवेन को बहुत बड़े षड्यंत्र से बचने के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। पर शिवेन, जो आज तक अपने माता पिता की मौत को एक हादसा समझता था, आज उनकी मौत का सच जानने के बाद बहुत बुरी तरह से भीतर तक हिल गया था। और इस बात को वहाँ मौजूद लोगों में से सबसे ज़्यादा आंचल समझ रही थी। इसीलिए उसने वहाँ उपस्थित लोगों को खाना खिलाने व देखने की जिम्मेदारी मुंशी जी को दे दी और स्वयं शिवेन के पास आकर उसे कुछ देर आराम करने के लिए कहकर अंदर उसके कमरे में ले गई। शिव, तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहकर आंचल जैसे जाने के लिए मुड़ी बिस्तर पर बैठे वे शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको आंचल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर आंचल के पलटते ही शिव उससे बच्चों की तरह लिपट कर रोने लगा। आंचल भी रो रही थी। फिर उसने शिवेन को संभालते हुए कहा, शिव, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो, पर अब हम लोगों को इस बात को तो तसल्ली होनी चाहिए कि हमारी बड़ी माँ और ठाकुर साहब के कातिलों को अब वो सज़ा मिलेगी जिसके कि वो लायक हैं। कहते हुए आंचल का गुस्सा फूट पड़ा और तभी कमरे में अमृत आ गया, जिसे देखकर झेपते हुए आंचल और शिवेन एक दूसरे से अलग हो गए। अगले दिन सुबह सारे रिश्तेदार एक एक करके जाने लगे और फिर आखिर में बचे हुए अमृत और उसके दीदी व दीदा जी ने शाम को वापस जाना था। पंडित जी ने भी हाथ जोड़कर शिवेन से जाने के लिए अनुमति मांगी, जिस पर शिवेन ने उनसे अपने किए वादे को भी निभा पाने के लिए अफसोस जताया और कहा कि वो आंचल को इस घर की बहू बनाने में असफल रहा। जिस पर उसका दोस्त अमृत बोल पड़ा कि वचन तो अभी भी पूरा हो सकता है और फिर वो शिवेन द्वारा ही। अमृत की इस बात को समझने में शिवेन को पल भर भी देर ना लगी और उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा तो अमृत ने खुद ही पंडित जी को हवेली में 2 दिन और रुकने का आग्रह किया। इस बार जब आंचल ने जाने के लिए कहा तो अमृत ने अकेले में जाकर उससे शिव की हालत के बारे में कहा। अभी उसे अकेले छोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए वो भी 2 दिन यहीं पर रुका रहा और वो चाहता था कि आंचल भी अपने बाबा के साथ 2 दिन यहीं पर रुके। अमृत ने अपनी बात मनवाते हुए आंचल से कहा, जहाँ उसका इतना साथ दिया है वहाँ 2 दिन और सही। और फिर अमृत की बात मानकर आंचल वहाँ 2 दिन रुकने के लिए राजी हो गई। ये तू कैसी बात कर रहा है यार शिव, मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं और तू मुझे उससे शादी करने के लिए कह रहा है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है शिव? और तू तो उसे बचपन से प्यार करता है तो फिर। और यार सच कहूँ तो मैंने आंचल की आंखों में भी तेरे लिए मोहब्बत देखी है मेरे यार, समझाते हुए अमृत ने शिवेन से कहा। यार तू क्यों हमारी बात नहीं समझ रहे हो? हम जानते हैं कि तू आंचल से उतना ज़्यादा नहीं जानते, मगर यार हम पर तो तुम्हें भरोसा है ना। आंचल जैसी अच्छी और सच्ची लड़की तुम्हें दूसरी कोई नहीं मिल सकती। शिवेन ने कहा, देख देख मेरे भाई, ये तेरा आंचल के लिए प्यार ही बोल रहा है, फिर तो उससे कहने से क्यों कतरा रहा है? अमृत तू क्यों नहीं समझ रहे? हमने आंचल के बाबू को वचन दिया था कि हम उसकी शादी करवाएंगे। और दोस्त तुम तो जाति के पंडित भी हो, तुम में कोई ऐब भी नहीं है। हम तुम पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। और रही बात हमारी, तो हम नहीं जानते कि अभी भी हमारी इस हवेली ने हमारे कितने भी दुश्मन छिपा रखे हैं। अरे जिन लोगों पर हमने बचपन से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा विश्वास किया, जब उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया तो हम अब और क्या कहें अमृत? शिवेन बोलते बोलते परेशान उठा और फिर खुद को संभालते हुए बोला, यार हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ठाकुरों की इस आग की कोई एक लपट भी हमारी आंचल को लगे। तो सोच ले, फिर सोच कर जवाब देना, कहता हुआ शिवेन अपने कमरे में चला गया। कहता है हमारी आंचल, और फिर भी ये कहता है कि मैं आंचल से शादी कर लूँ। खुद ही बड़बड़ाते अमृत जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक कोने में आंचल खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने शायद शिवेन और अमृत की बीच हुई बात तब तक ये सारी बातें सुन ली। अगले दिन आंचल शिवेन के पास गई और बोले, आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है छोटे ठाकुर, और मैं अपने बाबा के साथ आज ही अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से चलती हुई शिवेन कमरे से बाहर चली गई। शिवेन कुछ भी समझ नहीं पाया। जब उसने अमृत से इस बारे में बात की तो उसे पता चला कि आंचल उन दोनों के
बीच की हुई बात सुन ली थी। अब शिवेंद्र को आंचल की नाराज़गी की वजह समझ में आई। यार अब तो उसे अपने दिल की बात बता दी, कहीं वो नाराज़ होकर यहाँ से चली गई तो फिर उसको मनाना बहुत मुश्किल होगा। अमृत ने शिवेंद्र को समझाते हुए कहा। इसके बाद अमृत और उसकी दीदी के बहुत समझाने पर शिवेंद्र ने आंचल से बात करने के लिए उसके पास गया। आंचल, तुम यहाँ से आज ही जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, पर इस तरह से नाराज़ होकर नहीं। हम अपनी दोस्त को, जिसे हमने इतने सालों बाद पाया है, उसे इस तरह से खोना नहीं चाहते। देखो, तुम हमारी और अमृत के बीच की सारी बातों तो सुन ही चुकी हो, फिर समझती क्यों नहीं। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता और अमृत के साथ शहर में तुम सुरक्षित रहोगी। शिवेंद्र ने आंचल से कहा। जब चाहे आ गए, जब चाहे चले गए, जब चाहे छोटे भाई से शादी करवाने लगे, तो जब चाहे अपने दोस्त के संग बांधने लगे। क्यों शिव, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? और फिर तुम्हारी इच्छा, हाँ उसका क्या? तुम खुद मुझसे क्यों नहीं बोल पाते? मेरी इतनी झिड़कियाँ चुपचाप सहते रहे, पर मजाल है कि सच बोल देते। क्यों नहीं बताया कभी मुझे अपने मन का सच, अपने दिल की बात कहते हो हमारी आंचल, और फिर अपने बनाने से डरते हो। आंचल ये कहते कहते चुप हो गई और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। हमारी आंचल हमसे नाराज़ हुए, कहते हुए शिवेंद्र ने आंचल के गालों पर लुढ़कते हुए आंसू को पोंछा और उसे चुप कराने लगा। शिव, मैंने तुमसे तक चाह कर भी तुमसे कभी विश्वास नहीं कर पाई, और तुम इस साची प्रीत को बिसराकर मुझे किसी से बनने के लिए कह रहे हो। आंचल ने शिवेंद्र को घूर कर देखते हुए कहा। शिवेंद्र ने आंचल को अपने सीने से लगा लिया। अब दोनों ही एक ही आंखों में आंसू थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर